हाय डियर आइए बहुत स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बिहार एसआई एंड 67th BPSC टारगेटेड बैच का प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहा हूं। आज मेरा ये 7th प्रैक्टिस सेट है। 7 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं 6 प्रैक्टिस सेट में ये बिहार एसआई वार आपको 67th BPSC टारगेटेड बैच के नाम से मैं पहले लिस्ट बनाकर रखा हूँ। उसमें प्रत्येक दिन मैं 100 क्वेश्चन देता हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस मैथ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन सब मिली जुली मिक्स क्वेश्चन होते हैं। आप इसको देखिए, निश्चित रूप पर आपको फ़ायदे होंगे। और ये मेरा बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल है। इससे पहले मैं क्या था कि आपको मैं अभी भी ऑफलाइन क्लास में हूँ, लेकिन यूट्यूब में ऑनलाइन बिल्कुल न्यू हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की टेस्ट सीरीज से शामिल होइए और अब देखिए जिसमें किसमें कितना नंबर किस तरह से आते हैं और इस तरह से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं आज इसकी वीडियो में मैं चलता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अमीर शख्स है। यानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट यानी कि सबसे अमीर व्यक्तियों का जो लिस्ट बनाता है वो उसमें दिया गया। तो इसमें सबसे अमीर कौन है? बर्नार्ड आर्नोल्ड या बिल गेट्स या मुकेश अंबानी या जेफ बेजोस। तो आपको पता होना चाहिए कि बिल गेट्स शामिल रहा है, लेकिन वर्तमान टाइम में जेफ बेजोस ही इसका रिचेस्ट पर्सन में शामिल है और नंबर 1 का रिच मैन ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट चलते हैं। और उसे मुकेश अंबानी की बात करेंगे तो मुकेश अंबानी मेरे भारत के हैं, जो लगातार 10 साल से भारत का रिचेस्ट पर्सन में शामिल है। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो में देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है। तो ऑप्शन से में है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इसमें है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, क्योंकि सबसे 1 नंबर में है उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में पंजाब एवं 3 नंबर में हरियाणा। ऐसा इसलिए है कि अब देखेंगे हरियाणा में उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में आपको 36% है और कितना आपको 25.2 मिलियन टन उत्पादन करता है। ठीक है, और इसके बाद बोलेंगे कितना बोले? 36%। ये यूपी कितना करता है? 36%। 36% से कितना? 25.2 मिलियन टन। जबकि पंजाब बोलेंगे तो 21%। पंजाब कितना? 21%। और कितना? ये 15 मिलियन टन से है। और जो मध्य प्रदेश की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे, तीसरा स्थान है हरियाणा की। तो हरियाणा की जो बात करेंगे तो ये है आपको 14%। ठीक है, ये 14% है। इस प्रकार इस लिस्ट में आने वाला आपको कौन है? उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को, 26 फरवरी को, 28 फरवरी को या 19 फरवरी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। 4 में देखिए, दिल्ली के लाल किले, कहाँ के? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? अकबर ने किया, जहांगीर ने किया, शाहजहां ने किया, औरंगजेब ने किया। तो देखेंगे इसका राइट आंसर मेरा है ऑप्शन डी, औरंगजेब। तो सिर्फ इतनी ही बात नहीं, चलिए अकबर के कुछ निर्माण कार्य के बारे में जान लो जरा। अकबर आपको जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक थे बाबर, जो आपको पानीपत के लड़ाई के बाद 1526 ईस्वी से आपको
बाबर क्या किया, मुगल साम्राज्य का स्थापना किया, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपको किसको कहा जाता है, अकबर को कहा जाता है। वह अकबर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और बड़े राजा की लिस्ट में औरंगजेब सबसे लास्ट राजा होते हैं, जिसमें से एक बार इन लोगों के पिता के नाम अगर लगातार क्रम से जानना चाहेंगे तो आप जान लीजिए। अकबर सबसे पहले हुमायूं था, हुमायूं के बेटा बाबर था, बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा जहांगीर था, जहांगीर का बेटा शाहजहां था, शाहजहां का बेटा औरंगजेब था। आप अगर इन लोगों के बारे में जानना चाहेंगे कि अकबर का भी कुछ निर्माण कार्य के बारे में जान लेते हैं, तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है ये अकबर ने ही बनाया था। आगरा का किला जो था ये अकबर ने ही बनाया था। शीश महल जो है अकबर ने ही बनाया। दीवान खास अकबर ने ही बनाया। पंचमहल और बुलंद दरवाज़ा ये भी अकबर ने ही बनाया था। इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनाया। लाहौर का किला भी अकबर ने ही बनाया। जोधा बाई का महल ये भी अकबर ने बनाया। इबादत खाना भी अकबर ने बनाया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दीनी इलाही का स्थापना के समय ही इबादत खाना बनाया गया था, जो सर्वधर्म किसी भी धर्म जाति के लोगों को उस इबादत खाने में जाने की इजाज़त दी गई थी। ये तो रहे अकबर की कुछ कला, कुछ निर्माण कार्य। लेकिन क्या जहांगीर ने कुछ नहीं किया था? जी यस, जहांगीर ने बहुत सारा काम किया था। क्या किया था? लेकिन हाँ, जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया था। ठीक है, वैसे अकबर का बेटा जहांगीर थे और जहांगीर का बेटा शाहजहां थे। तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया। लाहौर में स्वयं का मकबरा यानी जहांगीर का मकबरा अपने जहांगीर ने खुद बनाया था। उसके बाद शाहजहां के बारे में चलेंगे तो शाहजहां को भी निर्माण कार्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कई सारा काम निर्माण कार्य में किया है, जिसमें शाहजहां ने आगरे के किला, दीवान आम, शीश महल, मोती मस्जिद, नागिना मस्जिद और दिल्ली में लाल किला और दिल्ली की जमा मस्जिद ये किसने बनाया था? ये सब तो आपको शाहजहां ने बनाया था। उसके बाद जब शाहजहां का पुत्र कौन है? औरंगजेब। तो ऐसे औरंगजेब के शासनकाल में निर्माण कार्य खास नहीं हुआ था, लेकिन तो भी जरूर कुछ हुआ है, वो जान लीजिए ज़रा। देखिए, लाहौर की जो बादशाही मस्जिद है औरंगजेब ने बनवाया था। बेगम राबिया उद-दौलानी का जो मकबरा है वो आपको औरंगजेब ने बनाया था। और दिल्ली की मोती मस्जिद जो है लाल किला के अंदर ये औरंगजेब ने बनाया था। और प्रस्तुत सवाल में यही कहा गया दिल्ली के लाल किला की मोती मस्जिद किसने बनवाया था? ये औरंगजेब ने बनाया। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे मैं 7 इयर्स वाफलैंड क्लास एनसीईआरटी क्लास टीचर हूँ। मैं 6 क्लास से 10th क्लास ऑल सब्जेक्ट एंड समय पर 11th-12th को मैं पढ़ाया हूँ। ये सारी चीज़ अगर वर्तमान क्लास में अगर देखिएगा तो एनसीईआरटी बुक 7 क्लास में मिलता है। चैप्टर का नाम आता है स्थापत्य और क्या है, शक्ति का प्रतीक और स्थापत्य कला के नाम से चैप्टर में आता है। ये सारी चीज़ कौन कब किसने बनाया, ठीक है, वो सब उसमें मिलता ही है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 में देख रहे हैं क्या है? कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? धौलागिरी एवं तथा पीरपंजल में, या रणज्योति तथा नागटिब्बा में, या लद्दाख तथा पीरपंजल में, या मध्य हिमालय तथा शिवालिक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय तथा शिवालिक में। ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे महान हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच कश्मीर की घाटी पाई जाती है, और फूलों की घाटी लाहौल, स्पीति घाटी एवं काठमांडू की घाटी स्थित है ना। धौलागिरी श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। पीरपंजल श्रेणी कश्मीर में है। पीरपंजल श्रेणी किस में है? कश्मीर में है। जबकि और देखेंगे जब तो कुल्लू घाटी मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच है। कुल्लू घाटी कहाँ है? मध्य हिमालय तथा शिवालिक के बीच में है। और धौलागिरी कहाँ बोले? हिमाचल प्रदेश में है, जो पीरपंजल श्रेणी में आता है। ठीक है, इतनी सारी बातें को ध्यान से रखेंगे तो ये बड़ी हीरो बन जाएंगे, हीरो। थैंक यू। आगे चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। 6 में देख रहे हैं निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। क्या बोला गया? निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से सबसे निकटतम कौन है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो सबसे पहले जानेंगे कि कर्क रेखा कितना में गुजरता है। तो अब जान लीजिए
कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री, यह 23.5 डिग्री अक्षांश कहाँ से गुजरता है? तो यह लगभग भारत को 2 भागों में बांट देती है। क्या? ये लगभग भारत को 2 भागों में बांट देती है। और क्या हो गया कि कर्क रेखा जो इनमें से है वो निकटतम सबसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस बी। लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहेंगे आप तो मैं ज़रूर दे सकता हूँ। तो खैर छोड़िए, तो इतने लॉन्ग प्रोसेस ना पर जाना जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको गुजरात के राजधानी गांधीनगर से होते हुए ही जाता है और 23.5 डिग्री से गुजरता है और कर्क रेखा भारत को 2 हिस्से में बांट देती है। ठीक है, मैं उनका नाम बताना चाह रहे थे राज्य का नाम, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ। आगे को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। 7 में देख रहे हैं कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? देखिए, कृष्णदेव राय कब का शासक थे? तो ये कब शासन किए थे? 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। ठीक है, ये महान सेनानायक, विजेता एवं प्रशासक थे। ठीक है, साथ साथ कला, संस्कृति एवं साहित्य का बड़ी प्रेमी भी था। ठीक है, ये कृष्णदेव राय ने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद में अपने राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों के बारे में बताया था, जबकि उन्होंने अनेक मंदिर, मंडपों, तालाबों का भी निर्माण कराया था और अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नगलापुर नामक नगर की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखता हूँ ऑप्शंस कौन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वरंगल, नागलापुर, उदयरी और चंद्रगिरी। तो क्या हो गया? नागलापुर। कहाँ पर? अपनी राजधानी कहाँ पर थी? विजयनगर। विजयनगर के निकट ही ये नागलापुर अपने से बसाया था। ठीक ठाक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। 8 में है हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। क्या बोला? 1938 ऊपर से सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता हुई कांग्रेस के अधिवेशन, नाम है हरिपुरा। ठीक है, तो इसमें ये जो हरिपुरा स्थान तो पैलेस तो कहाँ है? तो ये पैलेस तो है आपको गुजरात में। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुई थी। ये पैलेस गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। 9 में है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, फरवरी 20, 1947 या जुलाई 26, 1946। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी का पतन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। ठीक है, लोथल पतन नगर था किसका? सिंधु घाटी का। और क्या है? यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में शरगावल नामक गांव के समीप था और SR राव के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई की गई थी सिंधु घाटी की। यह जो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के पर? भोगवा नदी की स्थित पर है। यहाँ एक जहाज की गोदी के आकार का निर्माण मिला था, जो यह विश्व के प्राचीनतम गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। और क्या है? नगर मोहनजोदड़ो के साथ घनिष्ठ रूप से इनकी संबंध मिलती हैं। लोथल से ही 3 युग्मित समाधि के उदाहरण मिले थे और लोथल में ही क्या? धान के अवशेष, फारस की मुहर, घोड़ों की मृण मूर्तियों की अवशेष प्राप्त हुई थी। कहाँ से? लोथल से, सॉरी मोहनजोदड़ो से।
नेक्स्ट क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। 11 में है प्रकाश का रंग निर्भर करता है किस पर? तीव्रता पर, तरंगदैर्घ्य पर, आवृत्ति पर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का रंग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। ठीक है, जैसे लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा नीले रंग के सबसे कम। यही कारण है कि जो इंद्रधनुष होते हैं, गोल होते हैं ना इंद्रधनुष, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? अंदर पाया जाता है नीला रंग और बाहर पाया जाता है लाल रंग। सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग नीला रंग, सबसे कम विचलित होने वाला रंग लाल रंग। ठीक है, तो प्रकाश का रंग निर्भर करते हैं तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास। 12 में देख रहे हैं प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना PMBJP की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता को प्रभावी बनाना था। ठीक है, तो इसमें से जानेंगे कि ये सभी सही है, ये सभी सही है। ठीक है, मैं आपको मिला देता, मैं इसको एक बार आगे बढ़ाता हूँ। तो प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस मनाया जाता है, ये 1 नंबर है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना PMBJP यानी के शुरुआत 1 जुलाई 2015 को भी की गई थी और इसका उद्देश्य थी सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवा की उपलब्धता को प्रभावी बनाने के लिए किया गया। इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन डी, जो सभी है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक बार आया जेनेरिक दवाई। जेनेरिक दवाई आप बुझते होंगे, जरूर बुझते होंगे, जो आपको बड़ी सस्ता होता है वो, और उसमें से कई दवाई ऐसे भी होते हैं जो अच्छा काम भी करते हैं। यहाँ तक एथिकल दवाई भी इतना काम नहीं करते। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आपको मैं कई दवाई का मैं ना बताऊँगा, बता सकता हूँ। जो जेनेरिक एथिकल कोई भी दवाई किसको उपयोग हो, कौन कितने रुपये के, मैं बहुत सारी दवाई का मूल्य भी बता सकता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। 13 में देख रहे थे 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहिब का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, झांसी की रानी का नेतृत्व, हिंदू मुस्लिम एकता। आहा, तो ये सोचने वाली बात थी कि नाना साहिब एक अकेले क्षेत्र था, बहादुर शाह तो बड़े नेता थे लेकिन वो बुढ़ापे में थे कि अंग्रेजों से गिरफ्तार कर लिए। झांसी की रानी बोली जाए तो थोड़ा ही दिन युद्ध किए, हालांकि उनके लोहा मानने वाला उसकी वीरगाथा अब तो कोई उदाहरण ही नहीं है। वैसे झांसी की रानी के बारे में आपको पढ़ने का बहुत मिलेगा। वर्तमान चैप्टर 8 क्लास में पढ़ने मिलता है, उसके बाद एक लंबा चौड़ा आपको कहानी मिलती है, कविता मिलते हैं, जिससे पहले सिलेबस 6 क्लास में पढ़ा जाता था। खूब लड़ी वो मर्द रानी, झांसी वाली रानी थी। ठीक है, अगर मौका मिले तो पढ़ लीजिए, बड़ी मनोरंजित है। और तो ये सब भी नहीं, लास्ट में देखने मिलता है कि क्या तब था, तब यही था कि हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 की विद्रोह में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। 14 में देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? एक प्रकार का माउस है क्या? मैकेनिकल, जनरल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल्स एंड मैकेनिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। 15 में देख रहे हैं भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? भारतीय संविधान कौन अधिकार नहीं प्रदान करता? सामान्य का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार। तो देखेंगे कि ये हमारे कुछ फंडामेंटल बेसिक्स आपको राइट्स है ना। तो उसमें क्या है? समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार है। अगर समानता का अधिकार के बारे में पूछी जाए तो ये हमारे भारतीय संविधान में किस में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। कौन? समानता का अधिकार। ठीक है, अगर हम पूछेंगे कि आपको धर्म पालन करने का अधिकार, तो धर्म पालन करने का अधिकार है आपको
25 से 28 में, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाए तो किस में है, 19 से 22 में है, ठीक है। तो लेकिन सामान्य आवास का अधिकार ये जो कोई अधिकार के अंतर्गत नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये हो गया निम्नलिखित में से कौन अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो सामान्य आवास का अधिकार, चूंकि कोई जनरल छोटी सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। 16 में देख रहे हैं, मध्य एशिया का सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी एवं जीवन विज्ञान मंच बायो एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। 17 में देखिए, एक करंट अफेयर के क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में BBL 2020 का खिताब जीता? ब्रिस्बेन हिट, सिडनी सिक्सर्स, पर्थ स्कॉचर्स एंड मेलबॉर्न रेनिगेड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपको सिडनी सिक्सर्स ने ये आपको BBL 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। 18 है, 3 कठिया प्रथा संबंधित था। बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन आपको सुनकर ऐसा लगता होगा कि ये नील खेती का आंदोलन था। ये 3 कठिया आंदोलन ये बिहार में, विशेषकर बिहार और भी क्या चंपारण के क्षेत्रों में ऐसा किया गया था, जो किसान से कहा गया था कितना, कि प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। और आपको पता होना चाहिए, नील की खेती में ज़मीन उपजाऊ नहीं बल्कि उसका उर्वरा खत्म हो जाता था, यानी कि एक साल नील लगाने से अगले साल उसमें कोई खेती नहीं होता था। साथ ही साथ नील की खेती के लिए सबसे अच्छे तगड़े अर्थात उपजाऊ ज़मीन चाहिए था, ठीक है। इससे किसान बहुत परेशान थे, इसका विरोध करने की कोशिश करते तो नहीं होते थे, ठीक है। और इस 3 कट्ठा आंदोलन को आखिर योजना को ख़त्म किया गया महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के द्वारा, जो 1917 से 18 के बीच चंपारण सत्याग्रह चला था। और इसको बुलाया गया था, राजकुमार शुक्ल एक युवा किसान थे, उन्होंने महात्मा गांधी को कलकत्ता से कांग्रेस के अधिवेशन से इन्वाइट करके लेके गए थे। इस प्रकार ये संबंधित है कहाँ से, तो ये संबंधित है चंपारण आंदोलन से, ठीक है। 3 कठिया प्रथा संबंधित है चंपारण आंदोलन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। 19 में देखिए क्या है, 19 में है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन है? हैलिफैक्स, शिकागो, सियाचिन, बोरखोयांस्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बोरखोयांस्क, ठीक है। वैसे अगर आप अलग अलग बातों के जानने चाहेंगे तो बिल्कुल बात सही है कि देखिए हैलिफैक्स है। तो पहले बोरखोयांस्क में देखिए कि तापमान 66 डिग्री तक चला जाता है, जबकि रूस की साइबेरिया के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान होता है, सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान है। और सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। हैलिफैक्स कनाडा के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में क्षेत्र में पाई जाती है। शिकागो आप जानबे करते हैं, शिकागो में 1893 ईस्वी में कौन, बोलिए 1893 बोल दिए, शिकागो बोल दिए। 1893 ईस्वी में शिकागो में जो स्वामी विवेकानंद द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदुस्तान की तरफ से और हिंदू धर्म की तरफ से स्वामी विवेकानंद गए थे, जिससे हिंदू धर्म को एक मान्यता और पहचान और प्रमाण मिला, ठीक है। तो शिकागो कहाँ पर है? अमेरिका में है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरखोयांस्क, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। 20 में है, बिहार के पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है? बिहार की पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है? तो आपको एक तो बात याद आना चाहिए कि चौड़ाई ज़्यादा है बिहार का लंबाई की अपेक्षा, ठीक है। तो बिहार की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितना है?
तो बिहार की पूरब से पश्चिम चौड़ाई आपको है कितना, ये 483, जबकि इनकी लंबाई पूछी जाए तो लंबाई इनको है आपको 342। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। 21 में देखिए, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया। होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी पार्टी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने। क्या बोला, एक साप्ताहिक यंग इंडिया। तो देखेंगे एनी बेसेंट के समर्थन जो जमुना दास था, द्वारका दास और शंकरलाल बैंकर और इंदुलाल याग्निक, इन लोगों ने मिलकर मुंबई में 1916 ईस्वी में, कब, 1916 ईस्वी में एक पत्र निकाला। उसका नाम क्या था, यंग इंडिया। ठीक है, एनी बेसेंट के समर्थक लोग उन्हीं लोग जो द्वारकादास था, शंकरलाल था, शंकरलाल बैंकर था, इंदुलाल याग्निक था। 1916 ईस्वी में, कब, 1916 ईस्वी में मुंबई में एक पत्रिका निकाला गया था, वो उसी का नाम था यंग इंडिया। ठीक है, और ये अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषाओं के निकाले जाते थे, उनके बारे में ही करता था। और गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आने पर अहमदाबाद में एक यंग इंडिया निकाला था। क्या निकाला था, यंग इंडिया निकाला गया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर मेरा हो जाएगा। तो ये सारे लोगों का संबंध किससे था, ठीक है, तो ये सारे लोगों का संबंध था आपको होम रूल से। चूँकि ऐसे तो होते नहीं, तो ये होम रूल से था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हालांकि यंग इंडिया महात्मा गांधी ने भी 1919 में चालू किया था। 16 में आपको वहाँ क्या कहते हैं, आपको महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया आपको ये। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 के पास। 22 में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि बैजनाथ धाम कहाँ है, उसका मिलान कीजिए पहले। तो बैजनाथ धाम अब समझते ही होंगे कि ये कहाँ पर है, इस शिव मंदिर है जो झारखंड में पाया जाता है। जबकि सारनाथ के बारे में अगर पूछी जाए तो सारनाथ कहाँ है, तो सारनाथ वाराणसी में पाया जाता है। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, जो बुद्ध का फर्स्ट लेक्चर दिया गया था, है ना, तो इसलिए सारनाथ इसमें दे रही है। उसके बाद अब दिलवाड़ा के बारे में जानबे करते हैं। ये क्या है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा राजस्थान में है, जो जैन मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में आप इसको बोलिए भी तो नहीं भी बोलिए तो क्या हो गया, ये बद्रीनाथ, ये विष्णु भगवान का ये मंदिर है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया 2 3 1 4, 2 3 1 4। 2 3 1 4 किस में है, 2 3 1 4 ऑप्शन ए में है। 2 3 1 4। ठीक है, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 में सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है 2 3 और 4 5 मिनट, 2 10 और 5 15 मिनट, 5 से 15 मिनट, 2 7 से 3 10 मिनट, 3 से 10 मिनट, 5 से 15 मिनट से लेकर 10 और 20 सेकंड तक। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी।
ये 2 से 7 मिनट से लेकर 3 से 10 मिनट तक, यानी कि 2 से 7 मिनट तक इसके खून बहने का समय लगभग होता है और बंद होने का समय 3 से 10 मिनट तक लगभग होता है। यानी कि 2 मिनट तक अगर खून बहा तो 3 मिनट में जम जाएगा, अगर 7 मिनट तक बहा तो 10 मिनट तक जम जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास। 24 में देखिए, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है वसा का, प्रोटीन का, विटामिन ए का, विटामिन बी का। तो ये गोल्डन राइस एक ऐसा धान है जिसमें बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है और ये शरीर में जाकर विटामिन ए बनाता है। क्या बनाता है? विटामिन ए बनाता है। ठीक है। और इस धान का विकास जेरिक के स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर इंग्रे पोट्रिकस और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग जर्मनी के डॉक्टर पीटर वेयर ने संयुक्त रूप से किया था। क्या बोला गया कि विटामिन ए जो पाया जाता है तो इसमें आपको एक चीज़ डाली गई जिसका नाम क्या है? बीटा कैरोटीन। जीन डालने से ऐसा हो गया। तो इस चीज़ को 2 व्यक्ति ने मिलकर किया था, इसलिए इसमें ऐसा हुआ। जेरिक के जो स्विस इंस्टीट्यूट के टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोफेसर थे इंग्रो एंड पोर्ट्रिकल्स यूनिवर्सिटी के, और ये जर्मनी के डॉक्टर पीटर वेयर थे। इन दोनों ने मिलकर किया था जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। किसमें? गोल्डन धान में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गंगा के तट पर मुंगेर नामक प्राचीन नगर बसा है। इस नगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सम्राट अशोक को, राजा अजातशत्रु को, मीर कासिम को या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के पास। 26 में देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा के अध्यक्ष के सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। तो देखिए, ये जो राष्ट्रपति भंग कर सकता है तो किस आधार पर? तो आधार पर अनुच्छेद 85 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके आधार पर? अनुच्छेद 85 के आधार पर। और यह बात 85 के आधार पर जो कर सकते हैं, तो अब जानते ही हैं कि ये राष्ट्रपति, वास्तविक देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम पर शासन चलते हैं, लेकिन शासन चलाते कौन है? प्रधानमंत्री। इस हिसाब से शासन का जिम्मेदार कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक शासन का जिम्मेदार कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी कि सारे शासन किए जाते किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। कानून किसके कहने पर, किसके हस्ताक्षर पर बनते हैं? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर। लेकिन उसको सुझाव देते हैं, जो बनाते हैं, पास करते हैं, कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। तो लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अकेले नहीं, जब तक उसे प्रधानमंत्री ऐसा ना बताए। तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री के बोलने पर, सलाह पर आपको धारा अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के पास। 27 में देखिए क्या है, केंद्र तथा राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है परामर्शदात्री, अपीलीय, संवैधानिक या प्रारंभिक। तो ये बात के क्या आ जाता है, ये आपको ये प्रारंभिक होता है। ठीक है। ये अनुच्छेद 131 के द्वारा भूमिका कहा गया है कि उसमें देखिए, अनुच्छेद 131 के बारे में बात की जाए तो उसमें बहुत सारी बात होती है कि भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्य और दूसरे राज्य के अधिक के बीच या दो से अधिक राज्य के बीच अगर कोई विवाद होगा तो इन सारों का सिस्टम कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से आपको थोड़ा सा भी अगर याद हो तो पता होना चाहिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से 4 देश शामिल हैं। वो कौन है?
वो है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। कौन है? इरिट्रिया। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पास। 29 देखिए क्या है। भारत की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन जुलाई 2020 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT में किया जाएगा? किस में किया जाएगा? IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT पुणे, IIT दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको IIT मद्रास। कौन हो जाएगा? IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में देखिए क्या है। हाल ही में कौन सी सेवाओं को लोक शिकायत कानून के दायरे में दायरे में रखा गया है? किसको? स्वास्थ्य से जुड़े मामले को, उद्योग से जुड़े मामले को, राशन कार्ड से जुड़े मामले को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राशन कार्ड से जुड़े मामले को। नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में देखिए क्या है। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो क्या है? कोयला। कोयला कहाँ मिलता है? कोयला कुद्रिक, ज्वार, खिचड़ी और तलचर। तो क्या है कि कोयला जो सबसे अधिक है, तो कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तलचर में। ठीक है। तांबा कहाँ पाए जाते हैं? तो तांबा सबसे अधिक पाए जाते हैं आपको खेतड़ी में। ठीक है। उसके बाद देखा कि क्या है। उसके बाद देखेंगे तांबा खेतड़ी राजस्थान से संबंधित है। खेतड़ी राजस्थान से है। लोहा इसकी बात अगर की जाए तो ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक में आपको कुद्रेमुख में। चांदी की बात की जाए तो ज्वार में। इस प्रकार क्या हो जाता है? इस प्रकार हो जाता है आपको 4, 3, 1, 2, जो मेरा हो गया सी आंसर राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कोयला तलचर में, तांबा खिचड़ी में, लोह अयस्क कुद्रेमुख में एंड चांदी आपको ज्वार में। ध्यान दीजिए 32 के पास। 32 में क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? नेपाल, चीन, रूस, फिनलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ठीक है, चलता हूँ आगे की ओर। 33 में देखते हैं। 33 में देखते हैं सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए निम्न में से किस मिशन के लिए कैबिनेट में अपनी मंजूरी दी है? मिशन सक्षम, मिशन कर्मयोगी, मिशन सशक्त, मिशन निष्ठा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मिशन कर्मयोगी। क्या हो जाएगा? मिशन कर्मयोगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के पास। 34 में देखिए क्या है। उपनिषद काल के राजा असभपति शासक थे। उपनिषद काल में राजा असभपति शासक थे। काशी के, कैकेयी के, पंचाल के, विदेह के। तो देखेंगे कैकेयी के थे आपको अश्वपति। ठीक है। काशी का था अजातशत्रु। जबकि विदेह का था जनक। यहाँ पर नहीं है। जो विदेह का थे जनक और कुरु का थे उद्लक अरुणी। ठीक है। अगर पंचल की पूछी जाए तो परवान जैली। तो इस हिसाब से होता है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के पास। 35 में देखिए
आकाश सुमिलित नहीं है। आकाश एक मध्य दूरी बहुलक्षीय प्रेक्षण है, ठीक है, कौन सुमिलित नहीं है। उसके बाद देखेंगे बी नाग एक टैंक रोधी प्रक्षेपण है। पिन का एक बहुनलीयुक्त रॉकेट प्रक्षेप सस्तनिका है। ये त्रिशूल वाले एक लघु दूरी के सतह पर प्रक्षेपण है। तो मैं इसके सबसे पहले बोलता हूँ आकाश। आकाश क्या है? तो आकाश देखेंगे ये इसको कब 1990 ईस्वी में, कब 1990 ईस्वी में 14 अगस्त 1990 ईस्वी को चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया था। इसका क्या विशेषता है? ये सतह से हवा में मार कर सकता है। कितनी दूरी पर? मध्यम दूरी पर। क्या आकाश का क्या काम है? जमीन से यानी सतह से हवा पर मार कर सकने वाली माध्यम दूरी का एक प्रक्षेपास्त्र है, जिसकी परीक्षण 14 अगस्त 1990 ईस्वी में किया गया था। और इसमें प्रमुख विशेषता यह भी था कि इसके अंतर्गत एक साथ कई लक्ष्यों पर भी प्रहार कर सकता है और इससे एक बार में 4 मिसाइलें दागी जा सकती थी। तो एक माध्यम की दूरी बहुलक्षित है, ये भी सुमिलित नहीं है, तो बिल्कुल है। नाग की बात अगर करते हैं तो एक टैंक रोधी प्रक्षेपण है। ये टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है का सफल परीक्षण कब किया गया? ये भी 1990 में किया गया। कब किया गया? 1990 में किया गया, ठीक है, 29 नवंबर 1990 में किया। ये चांदीपुर में किया गया। इसका मूल मंत्र था दागो और भूल जाओ। किसका? नाग का। दागो और भूल जाओ। अगर पिनाका की बात की जाए तो पिनाका यह भारत में ही विकसित की गई बहुनालक रॉकेट प्रणाली है, ठीक है। जबकि त्रिशूल की बात अगर की जाए तो त्रिशूल क्या है? हवा से हवा में, सतह से हवा में मार करने वाला कम दूरी का एक प्रक्षेपास्त्र परीक्षण मिसाइल है, जिसकी परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। 5 जून 1989 को किया गया था। तो यहाँ पर क्या है? यह लिखा, ये सतह से सतह तक, जो गलत है। क्या है? इस सतह से हवा तक मार कर सकता है, इसलिए कौन सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी नहीं है। आगे की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 के पास 36 में है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? किसको? मोबाइल चिप को, कंप्यूटर चिप को, कंप्यूटर को या माइक्रो प्रोसेसर को? तो 36 का राइट आंसर है कि माइक्रो प्रोसेसर को बेचा जाता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, वसा। तो किस रूप में किया जाता है? ये ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलेंगे, वीडियो मेरा लॉन्ग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? IDBI, ICICI, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि या भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, ठीक है। मुद्रा व्यापार सहयोग निधि ही क्या है? हमारे मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। अगर बात की जाए तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो थी, जो मुद्रा बाजार केंद्रीय बैंक के लिए था, जो बाजार के करेंसी तथा उधार प्रवाह को नियंत्रित करता था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना है, ये जुलाई 1994 में किया गया था। औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना अगर बात की जाए तो 1955 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और इस प्रकार की बातें हैं। तथा मुद्रा व्यापार सहयोग निधि मुद्रा व्यापार का अंग नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के पास। 39 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं, कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है।
आगे की ओर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, समष्टि विधियों द्वारा प्रतिमान तथा डाटा समावेशन सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2020 को कहाँ आयोजित किया गया? नोएडा में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कौन है? पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, पटना मेडिकल कॉलेज पटना, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची, भागलपुर मेडिकल कॉलेज भागलपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना मेडिकल कॉलेज पटना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के पास। 42 में देखेंगे, 42 में देख रहे हैं कि सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर? पाई जाती है? ओशिनिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कि इसका राइट आंसर आपको होगा ओशिनिया में। ठीक है, अफ्रीका में नहीं, यूरोप में नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंडियन लोग रहते हैं। और सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या अगर से बात से तात्पर्य होता है जो एक जगह से दूसरी जगह में लोग रहने वाला। तो रहने वाला तो कोई कहीं पर भी रहते हैं, तो जिसका जन्म वहाँ पर ना हुआ हो और कहीं पर रहता हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बोला गया कि 12 करोड़ से अधिक जन्मभूमि से बाहर रह रहे लोग होते हैं, जिसमें 1.5 करोड़ आपको लोग लगभग आपको शरणार्थी कहलाते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की बात की जाए तो यहाँ पर भारत के लोग भी बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 43 के पास आते हैं। 43 में देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सैडल पीक, माउंट दियोवला या माउंट कोयले। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सैडल पीक। ठीक है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी दिगलीपुर के निकट इस सैडल पीक स्थित है। और इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो 732 मीटर ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के पास। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा का, महानदी का, गोदावरी का या कृष्ण नदी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी का जल का सबसे अधिक है। ऐसे अगर बोली जाए गोदावरी नदी ये नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में जो 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रांबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी होती है? 1465। किसकी? गोदावरी की 1465 किलोमीटर। इसके जल ग्रहण क्षेत्र होता है, बहुत होता है, वो होता है आपको कितना हो जाता है? 3,12,813 3,12,813 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात अगर की जाए तो गंगा है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 भी मिलेंगे, 2510 भी मिलेंगे। ठीक है, मैं विभिन्न किताब में बिल्कुल अध्ययन किया हुआ हूँ। ठीक है, 2510 भी मिलते हैं, 2525 भी मिलते हैं। तो यह दोनों चीज़ एक जगह पर नहीं मिलेंगे, आपको जहाँ पर मिलेंगे दोनों में से एक तो मिलेंगे, उसमें से जरूर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के पास। 45 में देखिए क्या है, हाल ही में किस जिला में देश के सबसे लंबे सड़क पुल नींव रखा गया? मधुबनी, दरभंगा, सुपौल। केवल हाल ही में किस जिला में देश के
सबसे लंबी सड़क पुल का नींव रखा गया। ठीक है, तो क्या है, ये आपको करंट अफेयर्स का सवाल है, जो है आपको कौन, मधुबनी जिला में। ठीक है, मधुबनी जिला में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मधुबनी जिले में कोसी नदी पर बनने वाले देश का सबसे लंबे सड़क पुल जो पिलर का नींव रखा गया है। इस पुल में बनने के बाद मधुबनी जिले से सहरसा सुपौल जिला आने जाने की दूरी बिल्कुल कम हो जाएगी और ये देश का सबसे बड़ा सड़क पुल बन जाएगा। वैसे सड़क पुल इससे भी पहले बिहार में ही था, हाजीपुर में था, जो महात्मा गांधी सेतु पटना के नाम से चर्चित था। फरवरी 2020 में 92वें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार किसे कहा गया, क्रिस हेम्सवर्थ को, ब्रैड पिट को, ड्वेन जॉनसन को या ब्रैडली कपूर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रैड पिट को। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 के पास। 47 में देख रहे हैं, बिहार के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय की राशि है 55,230.65 करोड़ या 63,230.64 करोड़, 47,010 करोड़ या कितना 13,230.68 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको 47,010 करोड़। बिहार के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय की राशि है 47,010 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 के पास। 48 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। तो इसका राइट आंसर होगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में आपको जी विचलन उत्पन्न करता है और ये ऑक्सीजन की अपेक्षा 200 गुना अधिक शीघ्रता से हीमोग्लोबिन में घुल जाती है। कितना गुना, 200। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोऑक्साइड हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब कार्बोऑक्साइड हीमोग्लोबिन जब 50% से अधिक हो जाती है तो वो दम घुटन होने लगता है और इससे मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, ये बहुत विवेक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 के पास पहुँचते हैं। इंडेन गैस एक मिश्रण है बीटेन एवं हाइड्रोजन का, बीटेन एवं ऑक्सीजन का, बीटेन एवं प्रोपेन का, मीथेन एवं ऑक्सीजन का। माय डियर फ्रेंड्स, इंडेन क्या होता है, इंडियन क्या होता है, ये इंडियन कोई चीज़ नहीं होता है। इंडियन तो एक गैस कंपनी का नाम है ना। कहने का मतलब, ये सवाल का मुद्दा क्या है कि हमारे घरेलू गैस, हमारे किचन गैस जो हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो उसमें कौन सा गैस होता है, वो किसकी मिलान होता है। इंडियन गैस, HP गैस, हिंदुस्तान गैस, ये तो कंपनी का नाम होता है। ठीक है, बस यही छोटी छोटी बातें होती है जो स्टूडेंट्स को एग्जाम को घुमाया जाता है, इसलिए ऐसे बनाया गया। इंडियन गैस में मिश्रण होता है बीटेन तथा प्रोपेन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में है, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है, हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, हिंद चीनी। तो गंधार कला जो है वो हिंद और यूनानी कला का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में है, साइबेरियाई आइबैक्स क्या है, साइबेरियाई आइबैक्स क्या है, पहाड़ी शेर, बड़ी और भारी बकरियां, पहाड़ी हिरन, एक प्रकार का घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी और भारी बकरियां। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के पास। 52 में है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो धन का ट्रैक रखने के लिए, बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह कार्य करता है। कैलकुलेटर, स्प्रेडशीट, बजटर या फाइनेंसियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है स्प्रेडशीट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 के पास। 53 में देखिए, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। भारत के किस राज्य में विधान परिषद समझते होंगे, भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद था, जिसमें से आपको पता है कि आपको धारा 370 हट जाने से क्या हो गया, धारा 370 हट जाने से जम्मू कश्मीर को राज्य की मान्यता खत्म हो गया।
जब उसको मान्यता, राज्य की मान्यता खत्म हो गया तो उसकी भी संख्या खत्म हो गई, उसकी संख्या खत्म हो गई। अब हिसाब से कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, 6 बच गया है। तो किसके द्वारा किसी को हटाया, जोड़ा या क्या कर सकता है, तो ये कुछ भी कर सकता है। तो ये 169 अनुच्छेद 169 के अधीन संसद विधि, संसद अपने से ये किया कर सकता है। ठीक है, और इसमें किसको दें तो भी, किसको ना दें तो भी ये वही करेंगे। तो संसद द्वारा, किस राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। यानी कि उस विधानसभा द्वारा बोल के भेजा जाएगा, संस्तुति कर दी जाएगी, तब उस पर संसद उस पर विचार करेगा, मोहर लगाएगा, तब हो जाएगा। दैट्स मीन राइट आंसर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के पास। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं होता। संघीय संसद और राज्य व्यवस्थापिका के सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संघीय संसद के सभी तथा राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। यानी कि राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य और एमएलए जो विधानसभा विधायक होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। माय डियर फ्रेंड्स, 100 तक जाना है। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखिए और इतने क्वेश्चन को जानेंगे। सिर्फ मैं अगर ऑप्शंस को पढ़ के टिक लगा दूं तो मुझे ऐसा उम्मीद है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सब लोगों को पढ़ा रहा हूं, मुझे इस बात की यकीन नहीं बल्कि विश्वास है कि रीडिंग देखकर क्या हो जाएगा, आप अगर देखेंगे मोबाइल में तब कि डाटा खत्म होगा। मैं टाइम पास करूँगा तो मेरा टाइम पास होगा, लेकिन ये कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य तो सचमुच ये है कि आपका कुछ लाभ हो। तो मैं ऑप्शंस के साथ साथ कहीं कहीं पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूँ, जिससे ज़्यादा करने की मेरा भी विचार है, लेकिन समय को देखते हुए कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। लेकिन बिल्कुल ऑप्शन सुनकर ही आप ऐसा कर दे तो अनुचित है, ये कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है मेरा विचार से। लेकिन हाँ, तो भी कैसा आपको ज़रूर चाहिए हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अभी और है, धैर्य रखें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में देख रहे हैं, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है। आप ये समझ लीजिए, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला कौन है। बॉस्फोरस, जिब्राल्टर, डोबर या बेरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिब्राल्टर। क्या हो जाएगा, जिब्राल्टर ही है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था। बरदौली, आनंद, चोरी, चंपारण। इससे पहले एक बार आया, चंपारण में नील आंदोलन हुआ था, जबकि बरदौली गुजरात में है। जो बरदौली किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और बरदौली आंदोलन में ही वहाँ के औरतों ने क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। चोरी कांड क्या हुआ था, चोरी कांड के बारे में आप जानते ही होंगे कि चोरी कांड आपको घटना घटा था, जो आपको 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था और इसे हिंसा कहा दिया गया था। ठीक है, ये है आपका इस क्वेश्चन का संक्षिप्त विवरण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के पास। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है। बारचीपानी झरना, जोग झरना या मीनमट्टी झरना या कुचिकाल झरना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिकाल झरना। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन झरना है, तो कुचिकाल झरना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के पास। बिहार के साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आता ही है कि रामधारी सिंह दिनकर है ही, गोपाल सिंह नेपाली कहाँ जाएगा, पंडित राम अवतार भी है, इसका मतलब सभी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के पास। 59 में देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन है। हैदराबाद स्थित अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड ATL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदराबाद
टेक्नोलॉजी लिमिटेड ATL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। अब इसका कथन नंबर 1 पढ़िए। यह 72 की पहली निजी कंपनी बनाई गई जो ये भारत की पहली निजी कंपनी बनाई गई जो विदेशियों के लिए उपग्रह बनाएगा। इस कंपनी ने भारत में 6 विदेशी स्वामित्व वाली उपग्रहों के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह फर्म स्वीडन और फ्रांस में फरवरी 2020 के अंत तक ग्राहकों हेतु एक उपग्रह बनाने की सुविधा प्रदान की। अब इसमें से देखेंगे कि इसमें से कौन है, इनमें सत्य की बात कही गई। तो ये देखेंगे इसमें से कौन से कथन सही है। तो देखिए कि ये तीनों कथन सही है। जब तीनों कथन सही है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के पास। 60 में देखिए क्या है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। तो अगर आपको याद है कि जयराम दास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल है तो ऑप्शंस पढ़ के कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के पास। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल ही में संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवदत्त। देवदत्त ही ऐसा था जो पहले ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। 62 के पास देखते हैं। 5 बार की किस ग्रैंड स्लैम विजेता ने 32 वर्ष की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? मारिया शारापोवा, अन्ना कुर्निकोवा, डोमिनिका सिबुलकोवा या सानिया मिर्जा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारिया शारापोवा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के पास। 63 देखिए क्या है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस भाषा में आकाशवाणी ने हाल ही में पहला समाचार कार्यक्रम प्रसारित किया? संस्कृत, हिंदी, पंजाब, भोजपुरी? इसका राइट आंसर है संस्कृत। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। तो भारतीय भाषा का मूल भाषा कौन है? संस्कृत है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के पास। 64 में देखेंगे बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? उष्ण अनार्द्र जलवायु, सावना जलवायु, मानसूनी जलवायु, शीतोष्ण जलवायु? तो इसका राइट आंसर हो गया मेरा मानसूनी जलवायु। बिहार के जलवायु को जानी जाती है मानसूनी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 65 में है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? क्या बोला? भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच? एलिफेंटा ये कोई द्वीप है? नहीं। निकोबार ये भी नहीं। सलसेट ये भी नहीं। रामेश्वर बिल्कुल सही। रामेश्वर बिल्कुल सही है। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 66 के पास। 66 में देखेंगे वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पक्षीय बैंक है कौन? समितियों का अर्थ है बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता है, पूंजी परिसंपत्तियों को प्रयोग में नहीं है, ये ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, कम ब्याज वाले ऋण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के पास। 67 में देखिए क्या है। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 1 वर्ष में, संसद द्वारा निर्धारित अवधि में। तो इसका राइट आंसर है 6 माह के भीतर में इस पद को भर देना चाहिए। ये बात कब है कि जब अनुच्छेद 62 में कहा गया कि राष्ट्रपति का कल मृत्यु हो जाएगी या पद त्याग कर देता है या पद से हटा दिया जाता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति को कार्यभार दिया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहे तो किसको दिया जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है। इसी के आधार पर क्या हो गया कि उसको
और जब नया भी राष्ट्रपति बनेंगे तो अपना पुराना उसको पूरा नहीं करके बल्कि नया होता है। तो ये बात कितने दिन में हो जानी चाहिए, ये आपको 6 महीना के भीतर में ये जॉब हो जाना चाहिए कि किसको नियुक्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को या उपरोक्त सभी को। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। और उच्च न्यायालय उससे परामर्श दे भी सकता है, वो मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा गांधी कहा था? मीरा बहन, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने ही ऐसा कहा था कि ठीक है जो गांधी इरविन समझौता के बारे में आप जानते होंगे, जो ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में, 5 मार्च 1931 में। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है या गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था कि के.एम. मुंशी ने इस समझौता को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना बताया था, जबकि पंडित नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने इस गांधी इरविन समझौता को आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखते ही समझौता कर लिया। किसने कहा था? पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। जबकि सरोजिनी नायडू ने दोनों को महात्मा गांधी कहा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के पास। 70 में देखिए क्या है। निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? कैल्शियम सल्फेट का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का, सोडियम क्लोराइड का। देखिए केमिस्ट्री का सवाल है ये। तो देखिए सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित लवणों में सागरीय जल लवणता में किसका अधिकतम मात्रा है? तो हमको पता है कि हम लोग जो घरेलू साधारण नमक खाते हैं तो सोडियम क्लोराइड ही होता है। ठीक है, तो वही सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं कहाँ? ग्वालियर में, झांसी में, भोपाल में या सागर में। तो इसका राइट आंसर क्या होता है कि एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के पास। 72 में देखिए क्या है। निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? झारिया का, रानीगंज का, कोरबा का, सिंगरौला का। तो इसका राइट आंसर क्या है? झारिया का। कौन? झारिया का। अगर आप जानेंगे झारिया कोयला क्षेत्र में कोयला के भंडारण सर्वाधिक है जो झारखंड में है। रानीगंज कोयला की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में, कोरबा छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, सिंगरौला उत्तर प्रदेश का कोयला क्षेत्र है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम तो झारखंड में दूसरा स्थान है, जबकि उड़ीसा तीसरा स्थान में है। हालांकि पहले झारखंड का नाम था, लेकिन हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ आगे आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के पास। लीमार क्या है? मानव शरीर में एक हड्डी है, कैंसर के विकास का एक प्रकार है, एक साधारण मशीन है, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। तो क्या है? यह एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। ठीक है, जो मेडागास्कर द्वीप में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के पास। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी बंदौल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाल द्वारा स्थापित की गई थी वो हुगली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या पालों ने? तो आपको याद होगा जरूर राष्ट्रकूटों। आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो बहुत क्वेश्चन आप जानते हैं, तब तो आप बीपीएससी चाहे बीए बिहार ऐसे के लिए तैयार हैं। तो कुछ क्वेश्चन पर, सभी क्वेश्चन पर डील करना भी नामुनासिब है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के पास। देखिए मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव अंग है? आंत, हृदय, फेफड़ा,
ठीक है, ये फेफड़ा है और ये है मस्तिष्क है। ये क्या है? मस्तिष्क है, मस्तिष्क। तो मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभाव तो क्या है? आंत में, हृदय में, फेफड़ा में है, तो सबसे कम होता है मस्तिष्क को होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के पास। 77 में देखिए, गोलकिर्म निमेटोड से होने वाला रोग है फाइलेरिया, फ्लोरोसिस, इनफ्लाइटिस या कुष्ठ। तो इसका सही आंसर है फाइलेरिया। कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के पास। 78 में देखिए, हाल ही में घोषणा के मुताबिक कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से 2020 से सम्मानित किया जाएगा? 3, 5, 8, 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 खिलाड़ियों को इससे सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के पास। 79 में है, निम्न में से कौन से जल प्रदूषक मिनी माता रोग के कारक होते हैं? मिथाइल मर्क्यूरी, लेड, फ्लोरेसेंट या सल्मोनेला। तो क्या है? मिथाइल मिनी माता के लिए मिथाइल मर्क्यूरी है, या सीधे अगर अकेले बोला जाए तो पारा कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं, 80 में यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतर्गत क्या होगा? वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, ये जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा। तो वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्रण भला क्यों रुकेगा? जलीय जीवन में नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, यही बात नहीं तो क्या है? देखिए आसान सी बात है, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा, नहीं घट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के पास। देखिए 81 मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में इस सवाल को मैं ज़रूर सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इसमें पैलेस की अभाव हो रही है। ठीक है, पैलेस की अभाव हो रही है और इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस ही है, तो मैं इसके आंसर बोल देता हूँ। अब इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, और ना दी भी जाए तो क्या होगा, बीपीएससी में 10 क्वेश्चन कन्फर्मली मैथ होते हैं, और आप एसआई में हैं तो आप एसआई तभी एक एसआई दरोगा बन पाइएगा जब पीटी के बाद मेंस में भी जाइएगा, तो मेंस में भी क्या होगा, उसमें रीजनिंग और मैथ रहेंगे। तो इससे बेहतर आज से ही थोड़ा थोड़ा जान के रहेंगे इसलिए। लेकिन मैं यूट्यूब में न्यू हूँ, मेरे पास उतने भी सभी आपको टेक्निकल आपको सिस्टम उपलब्ध नहीं है जिससे मैं लिख सकूं। चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूं। इसके आंसर मैं हल किया हूं, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के पास। देखिए, संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन है? संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन है? तो ये है आपका पहले भारत, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो भारत संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक तथा तो उपभोक्ता है। सबसे अधिक उपजाया भी तो सबसे अधिक उपयोग भी कर लिया यहाँ। और हमारे इंडिया में 28% चाय उपलब्ध है। ठीक है, पैदा होती है। अंतर्राष्ट्रीय चाय व्यापार में भारत में 15% की भागीदारी होती है। चाय के निर्यात में चीन और श्रीलंका के बाद भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, चाय के निर्यात में भारत का महत्व अपेक्षानुकूल घट रहा है। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्तमान में आपको चाइना आ गया। आपको पता होना चाहिए कि गेहूं उपजाने में भी चाइना आ गया। आपको चावल में भी चाइना आ गया, आपको सोना में भी चाइना आ गया, आपको चाय में भी चाइना आ गया। ठीक है, इस तरह से चीज़ें। तो चाइना के बाद अब श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद भारत है। तो यहाँ पर चाइना नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या था? दिव्य अजीत, अर्चना रामानुजन, या पुनीता अरोड़ा, या अश्वनी पावर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अर्चना रामानुजन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के पास। 84 में देखते हैं, ये भी मैथ का सवाल है, ये भी अपेक्षानुकूल थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसको भी
मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा हमें कमेंट्स कीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर सकता हूँ, मैं आपको PDF में सॉल्व करके दे दूँगा, ठीक है। मैं तो इस तरह से नहीं, मैं सॉल्व करके मैं आपको PDF के रूप में इसी लिस्ट में मैं छोड़ दूँगा। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से 450 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के पास। 85 में देखिएगा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद क्या है? अनुसार भारत है राज्य का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों के कॉन्फेडरेशन, राज्यों के यूनियन। यूनियन मीन्स संघ होता है। तो भारतीय संविधान में भारत को कहा गया, भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया, राज्यों का एक संघ कहा गया। इसलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के पास। 86 में देख रहे हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं? आपको पता होना चाहिए, दो ग्रह का कोई उपग्रह नहीं, वो है बुध और वो है शुक्र। तो इसमें से शुक्र है नहीं, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या हो गया? बुध और शुक्र को कोई ग्रह नहीं। पृथ्वी को एक है, मंगल को 2 है, बृहस्पति को आपको बहुत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के पास। 87 में देखिए, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था फारुखशियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने आपको क्या किया था? अंग्रेजियों को टैक्स वसूलने की मान्यता दिया था। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत लोग बहुत अंदाज से बात करते हैं। ध्यान दीजिए, जो इंडिया की त्रिगुट सेना की लड़ाई जो हुई थी 1764 ईस्वी में, जिसमें भारतीय सेना की हार हो गई थी, उसके बाद ही इलाहाबाद की संधि, दूसरी संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। इसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ा था? उनको कंपनी को क्या करना पड़ा था? दीवानी देनी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बोल देता है किसने दिया था? तो किसने दिया था इसका मतलब क्या? अपने घर से दान करके आया था? जी नहीं, मजबूरन हारने के बाद संधि करनी पड़ी थी। नेक्स्ट चलता हूँ, 4 शब्दों में से एक शब्द वर्ग समूह में जिससे अन्य 3 शब्द संबंधित हैं, वर्ग समूह को पहचाने। हवाई, क्यूबा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड। तो देखेंगे कि हवाई, क्यूबा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड में से हवाई, क्यूबा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। तो आइसलैंड क्या है? आइसलैंड जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जबकि हवाई, क्यूबा, ग्रीनलैंड की बात की जाए तो ये उत्तर अमेरिका में स्थित है। और इसके क्षेत्रफल अगर जानना चाहेंगे तो ये भी है जो 10,000 1,03,000 वर्ग किलोमीटर पर आइसलैंड बनी हुई है और यह 108वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 89 के पास। 89 में देखिए, अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, तुंग में, कालिंग में, मगध में। तो कहाँ पर खोदी गई थी? एक कालिंग में। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के पास। 90 में देखिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली? तो आपको जब पता होगा कि वेद लिखी हुई थी ब्राह्मी लिपि में, तो ब्राह्मी से आया होगा देवनागरी। तो देवनागरी का प्रारंभिक लिपि था ब्राह्मी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के पास। 91 में देखिए, थायमिन नाम है किसका? थायमिन नाम है आपको विटामिन B1 का। ठीक है, और विटामिन C का नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक है ना। विटामिन 2 का नाम अगर बोली जाए तो राइबोफ्लाविन है। विटामिन B6 का नाम अगर पूछी जाए तो पायरिडक्सिन है। विटामिन 7 के नाम अगर पूछी जाए तो निकोटिनामिड है। अगर विटामिन B12 के नाम पूछी जाए तो साइनोकोबालामिन है। जबकि विटामिन C बोल ही दिए, ये एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगर इसको D की बात की जाए तो आपको कैल्सीफेरल है। अगर E की बात की जाए तो टैकोफेरल है। ठीक है, वैसे विटामिन का खोज मैकमिलन ने किया था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर
92 के पास भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है 16, 21, 27, 31। तो ये है 21। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है क्या? थर्मोपाइल। क्या है? थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनेमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो देखेंगे कि सब में क्या लगा रहता है? सौर सेल लगा हुआ रहता है। तो इसमें कृत्रिम उपग्रह में सौर सेल उसका एनर्जी का काम करता है। देखिए भी फिर से मैथ का सवाल है, मैथ का सवाल ही है। तो देखिए 400 को भी यहाँ पर 2% 2/100 करेंगे तो इसका 100 कट जाएगा। इसको 100 करेंगे, का को गुना में बदल देंगे, ये कट जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर 30/100 करेंगे तो 30 का 1 0, इसका 1 0 कट जाएगा और ये 36 थी 108 हो जाएगा। 11 की बात अगर करेंगे तो 11/100 करेंगे तो इसका 2 2 कट जाएगा, 2 22, 11 दूना 22 और 36 थी 108, यानी कि 108 प्लस छोटा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ 22/8 रहेगा तो 130 पूरेगा। कितना पुर जाएगा? 130। 130/8 को जब भाग देंगे तो भाग आ जाएगा 8 एकम 8, बच गया कितना शेष? 8 5 13, 5 5 0 50, तो 8 6 48, 8 6 48, 6 दे देंगे, बच जाएगा 2, 2 पर 20, 2 25, यानी 16.25। 16.25 16.25 मेरा ऑप्शन डी में है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बस छोटा लिखने की स्थिति में मैं लिख दूंगा, चूँकि मुझे आता ही है। मैं सब्जेक्ट मैथ में 10 तक पढ़ाता ही हूँ, लेकिन जगह के अभाव में, लिखने की तकनीक के अभाव में मैं नहीं लिख पाता हूँ। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, मंटफोर्ड सुधार के द्वारा, साइमन कमीशन योजना के द्वारा। तो भारत में द्वैध शासन लागू होता है मंटफोर्ड सुधार के द्वारा। मंटफोर्ड सुधार के द्वारा भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के पास। 96 में देखेंगे एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों के अनुपात 7:5 है, तो 1:1 रखने के लिए कितने और लड़कियों को भर्ती करना होगा? ध्यान देंगे, मैथ का सवाल है ही, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखिए जगह का थोड़ा उपयोग होगा ही, इसलिए इसको लगता है कि फिर से मैं नहीं लिख पाऊंगा इतनी जगह में। अब इसको क्या कीजिएगा, इसको और इसको जोड़ लीजिएगा तो 12x हो जाएगा। जिसको निकालिएगा तो 7x। 7x को क्या कीजिएगा कि 7x को क्या कर दीजिएगा, x बराबर 7/12 गुना 72 कीजिएगा तो 12 6 72 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को 7 से गुना कर लीजिएगा तो 42 हो जाएगा। यानी दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 में जिसको हम निकालेंगे तो उसको हम ऊपर रखेंगे। तो मैं मानता हूँ लड़का निकाल रहे हैं तो लड़का 7/12 लिख दिए और जो गुना है 720 लिख दिए। 12 6 72 हो गया तो 60 हो गया, 60 को गुना करेंगे तो 420 हो गया। तो 420 हो जाता है, आपको क्या हो जाता है? 420 लड़कों की संख्या। तो 720 में घटाएंगे 420 को इतना बच जाएगा 300। तो 300 कम पड़ता है कौन? लड़कों और लड़की में। लड़कियों में पड़ जाता है कम, तो कितने और लड़कियों की भर्ती करनी पड़ेंगी जो ताकि लड़का के बराबर हो जाएगा। तो लड़का के बराबर होने के लिए यहाँ पर देखिए जितना बच गया तो यहाँ पर 300 पुरता है, तो 420 में कितना कम? 100 120। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के पास। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम LCM इतना है, तो यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जानता है कि HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, उसमें से एक से इसको निकल जाएंगे। थोड़ा इसमें पहले से लगेगा ज़्यादा, जिसमें लिखने में असुविधा होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 132 हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 98 के पास। 98 में देखिए, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में। तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था आपको राजस्थान से। ठीक है, चिपको आंदोलन शुरू हुआ था राजस्थान से। जो वृक्ष को, पेड़ को काटने के लिए दे दिया गया था जब ठेकेदार को, तो ऐसा महसूस होने लगा था कि टोटल जंगल तुरंत ख़त्म हो जाएगा। इस स्थिति में वहाँ के आदिवासी लोग पेड़ में पहले चिपक जाता था, बोलता था पहले मुझे काटो तब पेड़ के काटो। क्योंकि किसी पेड़ में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल के खाते हैं, जंगल में पीते हैं, इसी में बसने वाले पशु को ही शिकार करते हैं, इसमें हम पशु चराते हैं। एच एंड एवरीथिंग उसका जंगल था। जंगल को काट ले तो उसका क्या होता है? इस कारण से उन्होंने क्या किया, जंगल को काटने देने से उसको दिल गंवारा नहीं किया और बोला कि ठीक है, काटना है तो पहले मुझे ही काट, बाद में जंगल काटना। ये आंदोलन चालू था राजस्थान से पहले। इसके नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह था कौन? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज मेहता, WC बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको WC बनर्जी। कौन हो जाएगा? WC बनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, यह मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो बताइए। मुझे पढ़ा नहीं आता है, लेकिन मैं पढ़ा सकता हूँ, चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आज भी पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑफलाइन क्लास आज भी चला रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में जब नया हूँ तो प्लीज़ आपको कमेंट्स करके इस बात को बताने देना ज़रूरी है कि आखिर आपको कैसा लगता है और मुझ में क्या कमी है और क्या सुधारने की ज़रूरत है। आपके कमेंट्स में यह बताएगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत पढ़ाने वाले लोग ऐसे हैं जो कभी पढ़ाते नहीं थे, देखा देखी पढ़ाने लगे। मैं 7 साल में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इसमें यूट्यूब से अगर मैं सक्सेस नहीं भी हो पाऊँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाते रह जाऊँगा। इसलिए आप हमें सपोर्ट करना आपके लिए कोई गुनाह नहीं है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर लास्ट के पास। लास्ट में देखिए क्या है। अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक नील्स जॉन्स नील्सन के विषय में सही कथन है। इन्होंने विश्व के पहले रोबोट का निर्माण किया था। क्या सही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने में इनका अहम योगदान था। क्या सही है? 21 अप्रैल 2009 को 86 वर्ष की अवस्था में अमेरिका में इनकी मृत्यु हो गई। क्या सही है? उपरोक्त से भी। तो इसका राइट आंसर है कि बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने में इनका अहम योगदान रहा है। ठीक है, इस प्रकार यह मेरा टोटल 100 क्वेश्चन पूरा। माय डियर फ्रेंड्स, इसे आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो लाइक नहीं कीजिए, लेकिन इस भी वीडियो को देखिए। अगला वीडियो देखने का भी कोशिश कीजिए। इसका प्ले लिस्ट 67th BPSC टारगेट बैच या बिहार एसए टारगेट बैच के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ, प्ले लिस्ट देख लीजिए। यह मेरा 7वां प्रैक्टिस सेट है और ये क्या हो गया, 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो उपलब्ध हैं। और हाँ, इसमें आपको जो कमी लगे वो हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी टीचर हूँ और मैं पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाते ही रहूँगा। भले यूट्यूब में आपके पास मैं आपको खुश कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मैं तो पढ़ाता ही हूँ।